अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज सेकेंड ईयर बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है होम्योस्टेसिस और मेडिकल के सिलेबस में भी इस चैप्टर की न्यू एडिशन हुई है। होम्योस्टेसिस इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। इस चैप्टर में कंटेंट्स भी ज़्यादा दिए हुए हैं एमडीकेट के सिलेबस में, तो हम वन बाय वन इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आज होम्योस्टेसिस को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे कि होम्योस्टेसिस क्या है। सबसे पहले होम्योस्टेसिस हम समझेंगे, होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है। होम्योस्टेसिस जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, सब ने अपने बॉडी के इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना होगा, इक्वल रखना होगा। ना मिसाल के तौर पर नहीं हम टेम्परेचर की ज़्यादती कर सकते हैं बॉडी में, नहीं हम सॉल्यूशन की ज़्यादती कर सकते हैं, नहीं मिनरल्स की ज़्यादती कर सकते हैं, और नहीं हम इसमें कमी ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक लिविंग बॉडी में या लिविंग सेल में जो वाटर कंटेंट्स मौजूद होती है वो है 70%। तो वाटर का जो ये लेवल है, हम इस लेवल को न ज़्यादा कर सकते हैं, न इस लेवल को कम कर सकते हैं। अगर ये लेवल कम होगा तो ऑर्गेनिजम्स ने इस लेवल को वापस पूरा करना होगा। अगर ये कम होंगे तो डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं, तो पानी की कमी जिसमें हो सकती है। इसी तरह हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है, तो अगर ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा बॉडी का तो कॉम्प्लिकेशन काज हो सकती हैं, मसले पैदा हो सकते हैं। लिहाजा हम इस बॉडी के टेम्परेचर को न कम कर सकते हैं न ज़्यादा करेंगे। अगर बढ़ जाएगा, कम हो जाएंगे, तो ऑर्गेनिज्म ने इस टेम्परेचर को मेंटेन रखना होगा। तो होम्योस्टेसिस एक फिनोमिना है, बायोलॉजिकल फिनोमिना है, जिसकी मदद से ऑर्गेनिजम्स ने अपने बॉडी के इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना होगा, इक्वल रखना होगा, स्टेबल रखना होगा। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। होम्योस्टेसिस को समझने से पहले हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, फिर टोनिसिटी को समझेंगे। जब ये दो टर्म हम समझ जाएंगे तो होम्योस्टेसिस की जो डिफिनेशन है वो इजीली हमारी समझ में आ जाएगा। मैकेनिज्म, होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म भी हम समझ जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं होम्योस्टेसिस। The word homeostasis originates from two Greek words. दो ग्रीक वर्ड से निकला है। होम्यो मीन्स सिमिलर और सेम या एक्सा, इक्वल। स्टेसिस मीन स्टैंडिंग स्टिल और स्टेबल, यानी जो कंडीशन है हमारे बॉडी का या हमारे बॉडी का जो इनसाइड एनवायरनमेंट है वो सेम होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। किसके मुकाबले में? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुकाबले में, जो हमारे बॉडी के आउटसाइड का एनवायरनमेंट है उसके मुकाबले में। सबसे पहले होम्योस्टेसिस का आइडिया किसने पेश किया, किसने दिया? क्लॉड बर्नार्ड ने 1865 में। द पर्सन हु सजेस्टेड फर्स्ट आइडिया ऑफ होम्योस्टेसिस वाज कौन था? क्लॉड बर्नार्ड in 1865। लेकिन जो एक टर्म है होम्योस्टेसिस, जो नाम है, ये किसने क्वाइन किया? द टर्म ऑफ होम्योस्टेसिस वाज क्वाइंड बाय वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन इन 1932। ये तो हो गया हिस्ट्री कि होम्योस्टेसिस का आइडिया सबसे पहले क्लॉड बर्नार्ड ने दिया। उसके बाद ये जो टर्म है, लफ्ज है होम्योस्टेसिस, ये किसने रखा, किसने दिया ये नाम? वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन ने ये नाम दिया। अगर हम डेफिनेशन को देखें, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इस डेफिनेशन को एनवायरनमेंट और टोनिसिटी की मदद से समझेंगे। होम्योस्टेसिस क्या है? द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट, किसके मुकाबले में? डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इस डिफिनेशन का मतलब ये है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स ने अपने इंटरनल बॉडी के कंडीशन को, चाहे वो पानी का कंडीशन हो, चाहे वो टेम्परेचर का कंडीशन हो, चाहे वो आयन का कंडीशन हो, चाहे वो ग्लूकोज का लेवल हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, ये ऑर्गेनिजम्स ने इन कंडीशन को मेंटेन रखना होगा, इक्वल रखना होगा। किसके मुकाबले में?
जो चेंजेस उसके आउटसाइड एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रही होती है उसके मुकाबले में ऑर्गेनिजम्स ने इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना होगा। ये तो था डिफिनेशन। अब इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, इसको हम समझेंगे। व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या है? द कंडीशन in which a cell, a person, a plant or animals operate, यानी कोई भी सराउंडिंग एरिया या कोई भी हालत जहां पर एक सेल, एक शख्स, एक पौधा या जानवर ऑपरेट कर रहा हो, सर्वाइव कर रहा हो, रह रहा हो, उस एरिया या उस सराउंडिंग या उस हालत को हम क्या नाम देते हैं? एनवायरनमेंट का नाम देते हैं। अब एनवायरनमेंट दो टाइप्स की होती है सेल के लिहाज से। एक इंटरनल एनवायरनमेंट है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। सपोज ये हमारे पास सेल है या एनिमल बॉडी है, सपोज ये सेल है या एनिमल बॉडी है, तो इनसाइड द सेल जो कंडीशन है या इनसाइड द बॉडी जो कंडीशन है या जो एनवायरनमेंट है उसको हम नाम देते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट का। इंटरनल एनवायरनमेंट। क्लियर हो गया? तो जो एनवायरनमेंट सेल के बाहर है या बॉडी के बाहर है उस एनवायरनमेंट को हम नाम देते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो the environment within the cell or inside the cell or organism is called external environment, internal environment, sorry। तो internal environment कौन सा environment है? जो कंडीशन, जो हालत, जो माहौल सेल के अंदर मौजूद होता है, बॉडी के अंदर मौजूद होता है, उस environment को हम कहते हैं internal environment। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर कुछ एग्जाम्पल यहां पर लिख देते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? अब सेल के अंदर पीएच का लेवल क्या है? नॉर्मल है, ज्यादा है, कम है? ब्लड का पीएच क्या है? जो नॉर्मल ब्लड पीएच है गालबन 7.4 होता है, नहीं ये ज्यादा होना चाहिए, नहीं ये कम होना चाहिए। अब बॉडी टेम्परेचर, सही है, बॉडी टेम्परेचर। इसी तरह जो आइंस है, आइंस का लेवल है सेल के अंदर, इसकी क्या कंडीशन है। इसी तरह ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज लेवल ब्लड में क्या है, नॉर्मल से एक्सीड तो नहीं कर गया है, या जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल से बिलो तो नहीं हुआ है, कम तो नहीं हुआ है। तो ये सारे जो भी कंडीशन है जो सेल के अंदर या बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनको हम नाम देते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट को, इंटरनल एनवायरनमेंट का। तो समझ गए? मसला तो नहीं है। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? द एनवायरनमेंट इनसाइड द सेल और विद इन द सेल इज कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं पीएच है, बॉडी टेम्परेचर है, हाइंस लेवल है, इसी तरह ग्लूकोज लेवल है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर है, इसके अलावा जो वाटर लेवल है, तो हार्मोन्स लेवल है, एंजाइम्स लेवल है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। चंद एग्जांपल यहाँ पर मैंने दे दिए। तो इसमें अगर नॉर्मल लेवल से अगर ये बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो ऑर्गेनिज्म ने इसको स्टेबल करने होंगे, वापस बराबर रखने होंगे। किसके मुकाबले में? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुकाबले में। तो अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? जो द एनवायरनमेंट जो सेल के बाहर या बॉडी के बाहर जो एनवायरनमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो उस एनवायरनमेंट को हम नाम देते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। द एनवायरनमेंट और एनीथिंग आउटसाइड द सेल और बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसके लिए एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जो सराउंडिंग एयर है, हमारे इर्द गिर्द जो एयर मौजूद है, फॉर एग्जांपल एयर सराउंडिंग द ऑर्गेनिज्म। दूसरी एग्जांपल हम दे सकते हैं टेम्परेचर का। टेम्परेचर
अब सेल के बाहर या बॉडी के बाहर जो टेम्परेचर है इसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है, सर्दी हो सकती है, गर्मी हो सकती है, इस टेम्परेचर के असरात हो सकते हैं बॉडी पे, ये हमारे इंटरनल कंडीशन को चेंज कर सकता है। हमारे बॉडी के जो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 सेंटीग्रेड, इसको बढ़ा सकता है, ये कम कर सकता है। लिहाजा ऑर्गेनिजम्स ने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मुकाबला करना होता है ताकि उसका इंटरनल कंडीशन मेंटेन रहे। अब कैसे मेंटेन होंगे, इसके लिए अलग टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस हम पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से समझेंगे। तो सिंपल आप ये समझो कि इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो सेल या बॉडी के अंदर मौजूद होता है। जैसे सेल के अंदर आयन के लेवल क्या है, सेल के अंदर टेम्परेचर की क्या सिचुएशन है, पीएच के लेवल क्या है, इसी तरह ब्लड प्लाज्मा में वाटर की वॉल्यूम क्या है, पीएच क्या है ब्लड का, टेम्परेचर क्या है ब्लड का, ग्लूकोज का लेवल क्या है ब्लड में। इसी तरह जो एनवायरनमेंट सेल या बॉडी से बाहर पाया जाता है उस एनवायरनमेंट को हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे प्रेजेंस ऑफ एयर सराउंडिंग द सेल या ऑर्गेनिजम्स के इर्द गिर्द जो एयर मौजूद होती है या टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है, या ह्यूमिडिटी जो नमी है, खुश्की है, ये सारे कंडीशन है जो इंटरनल एनवायरनमेंट में मौजूद होती है। ये तो हो गया एनवायरनमेंट। अब आगे चलते हैं, टोनिसिटी पढ़ते हैं। टोनिसिटी क्या है? ये टर्म असल में सॉल्यूशन से रिलेटेड है। टोनिसिटी केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन क्या है। वाटर में कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व हो तो क्या बन जाते? सॉल्यूशन बन जाते हैं। अब टोनिसिटी की डिफिनेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन की एबिलिटी, चाहे वो सेल के अंदर मौजूद हो या सेल के बाहर मौजूद हो, बॉडी के अंदर मौजूद हो या बॉडी के बाहर मौजूद होते हो। अब उस सॉल्यूशन की एबिलिटी क्या है? टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ ए सेल बाय फ्लो ऑफ वाटर, बाय फ्लो ऑफ वाटर, यानी किसी भी सॉल्यूशन की वो सलाहियत कि वो सेल के अंदर का वॉल्यूम चेंज करे वाटर की फ्लो की वजह से। अब टोनिसिटी के 3 टाइप्स होते हैं या 3 लेवल्स होते हैं सॉल्यूशन के, या टोनिसिटी, सही है। ये जो टर्म टोनिसिटी है या बायोलॉजिकल फिनोमिना है, इसके 3 लेवल होते हैं या 3 टाइप्स होते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक कंडीशन का नाम भी दे सकते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा हमारे पास है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो एक टाइप के सॉल्यूशन या कंडीशन हमारे पास हो सकता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमारे पास बाहर के एनवायरनमेंट में, यानी बाहर के एनवायरनमेंट में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। क्या है? सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। सॉल्ट आई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सपोज ये इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्लियर हो गया? तो क्या होगा? सेल से वाटर फ्लो करेगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। इन हाइपर कंडीशन या इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या इन हाइपरटोनिक कंडीशन, there is high concentration of salt in outside environment and lower concentration of salt inside the cell or inside the body। तो क्या होगा? वाटर फ्लो करेगा इंटरनल कंडीशन से एक्सटर्नल की तरफ। जाहिर है बाहर जो है वाटर कंटेंट्स कम है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और सेल के अंदर क्या है? वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, सॉल्ट की कम है। तो वाटर फ्लो करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये क्या काज करता है? तो सेल क्या होगा? सेल बिकम श्रिंक। क्लियर हो गया? वापस फिर समझो। हाइपर मीन्स क्या है? ज्यादती, इंक्रीज, आई। क्लियर हो गया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक कंडीशन,
दोनों हम नाम दे सकते हैं। देखो एनवायरनमेंट हम पढ़ चुके हैं। सपोज ये जो डायग्राम मैंने बनाया ये क्या है, सेल है। तो एक श्रिंक हालत में मैंने सेल बना दिया है। तो एक इन्वायरमेंट सेल के अंदर है और एक इन्वायरमेंट सेल के क्या है, बाहर है। अब सेल के बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सही है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। और सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है। तो क्या होगा, वाटर फ्लो करेगा फ्रॉम इंटरनल कंडीशन टू एक्सटर्नल कंडीशन। तो इस तरह सेल की हालत क्या हो जाएगी, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सही है। तो ये कंडीशन भी ऑर्गेनिजम्स के लिए डेंजरस है, खतरनाक है। लिहाजा इस कंडीशन को हमने नहीं होने देना है। हमने अपने बॉडी के इंटरनल कंडीशन को, चाहे सेल को या बॉडी के अंदर हो, उसे स्टेबल रखना है। फिर एक और कंडीशन है हमारे पास, वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक कंडीशन। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर फिर मैं एक सेल की डायग्राम बनाऊंगा। सपोज ये हमारे पास एक सेल है या बॉडी है। अब सेल के अंदर क्या है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है। और सेल से बाहर यानी एक्सटर्नल कंडीशन में सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। और इसके मुकाबले में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। सो क्या होगा, वाटर मूव्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक हो गया। तो हाइपो मीन्स क्या है, कम। अब बाहर के एनवायरनमेंट में सॉल्ट कम है, पानी क्या है, ज्यादा है। सेल के अंदर सॉल्ट ज्यादा है, पानी क्या है, कम है। तो वाटर फ्लो करेगा फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू इंटरनल एनवायरनमेंट। इस तरह पानी बाहर के एनवायरनमेंट से, आउटसाइड एनवायरनमेंट से पानी दाखिल होगा सेल के अंदर और स्वेल को क्या करेगा, स्वेल अप करेगा। और ये आखिरकार सेल बर्स्ट भी हो सकता है, इस कंडीशन से सेल बर्स्ट भी हो सकता है। तो ये भी खतरनाक है ऑर्गेनिज्म के लिए, सेल स्वेल अप। तो इन हाइपोटोनिक कंडीशन सेल स्वेल अप होगा यानी फूल जाएगा। तो आखिरकार ये बर्स्ट भी हो सकता है। ये दोनों कंडीशन ऑर्गेनिजम्स के लिए डेंजरस है, चाहे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो या क्या हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो। इसके मैं एक सादा सा मिसाल देता हूं, फिर आप समझ जाओगे। मेरीन ऑर्गेनिजम्स, समंदर में जो मछलियां रह रही है या दूसरे जानवर समंदर में रह रहे हैं, उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, बाहर का एनवायरनमेंट, या मछली जहाँ पर रह रही है समंदर में, समंदर का जो पानी है वो नमकीन पानी है, उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो आप ये कह सकते हो कि जो मछलियां समंदर में रह रही है उसका जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो क्या है, हाइपरटोनिक होता है। और इन मछलियों को उस हाइपरटोनिक कंडीशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को फेस करना पड़ता है, उसका मुकाबला करना पड़ता है। वो आगे हम तफसील से पढ़ेंगे। तो इसी तरह जो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर में रह रहे हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को हाइपोटोनिक कंडीशन का खतरा होता है, यानी उसके आसपास का जो पानी है वो फ्रेश होता है, उसमें मिनरल्स का लेवल कम होता है, प्योर वाटर होता है। तो इन एनिमल्स को किसका खतरा होता है, जो फ्रेश वाटर में रहती है, हाइपोटोनिक कंडीशन का खतरा होता है, यानी उसके बाहर के एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर इंटर होगा सेल के अंदर और सेल को स्वेल अप करना होगा। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है जो थर्ड लेवल है टोनिसिटी का, वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोटोनिक कंडीशन। इसमें क्या होगा, यानी इसमें इक्वल होगा, यानी बोथ द एनवायरनमेंट आर इक्वल, चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट हो या वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो। आइसो मीन्स सेम। दिस इज द कंडीशन इन विच both the environment of the organisms या outside the organisms are same। तो इस सिचुएशन में वाटर दोनों जानिब फ्लो करेगा,
यानी वाटर एंटर इनटू द सेल एंड वाटर कम आउट फ्रॉम द सेल। तो जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो एंटर भी हो रही है और वाटर एक्सपेल आउट और बाहर भी आ रही है। तो आप एक केस तो इसमें जो सेल होता है, सेल जो है नॉर्मल कंडीशन में होता है, सेल या नॉर्मल शेप में होता है, शेप ही लिख लेते हैं, सही है। तो सेम कंडीशन ऑफ both internal and external environment, internal and external environment। क्लियर हो गया? तो मैं वापस फिर रिपीट कर देता हूं एक मुख्तसर सा और आसान वर्ड में। टोनिसिटी क्या है? टोनिसिटी किसी भी सॉल्यूशन की वो एबिलिटी जो सेल की अंदरूनी हालत को, अंदर के कंडीशन को चेंज कर सके। किस तरह के चेंज कर सके? इस तरह चेंज कर सके कि पानी उस सॉल्यूशन से एंटर हो जाए सेल के अंदर या सेल से बाहर निकल जाए। तो इस टोनिसिटी के 3 लेवल्स होते हैं। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टोनिसिटी: हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब एनवायरनमेंट हम समझ गए कि एक एनवायरनमेंट बॉडी के अंदर है, सेल के अंदर है, एक एनवायरनमेंट बॉडी के बाहर है या सेल के बाहर है। हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होता है? सेल के बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है तो इसका मतलब है कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? ज्यादा है। तो इस तरह पानी सेल से निकलना शुरू हो जाएगा और बाहर के एनवायरनमेंट में आएगी। सही है। ये तो पानी की खासियत होती है कि वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लिहाजा हाइपरटोनिक कंडीशन में सेल के अंदर का जो वाटर है वो फ्लो करेगा किस जानिब? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जानिब, इसको स्टेबल बनाएगा। तो ये कंडीशन भी डेंजरस होता है, इसको भी ऑर्गेनिज्म ने चेंज करना होता है। तो हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है इसमें क्या है? जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है और सेल के अंदर जो है सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है और बाहर जो है वाटर कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। सो क्या होगा? वाटर मूव फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू इंटरनल एनवायरनमेंट। ये हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक कंडीशन। ये दोनों कंडीशन एनिमल्स या प्लांट्स के लिए डेंजरस है। तो तमाम ऑर्गेनिज्म ने उन सॉल्यूशन को, कंडीशन को कैसे बनाना होगा? आइसोटोनिक बनाना होगा। आइसो मीन्स सेम, सही है, आइसो मीन्स सेम। तो ये वो कंडीशन होता है जिसमें इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों की जो हालत होती है वो सेम होती है। तो इस कंडीशन में वाटर मूव भी कर रहा होता है और वाटर एक्सपेल आउट भी कर रहा होता है। लिहाजा दोनों एनवायरनमेंट सेम रहते हैं आइसोटोनिक कंडीशन में। तो अब हम डेफिनेशन को समझ गए होंगे कि होम्योस्टेसिस एक बियोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें तमाम ऑर्गेनिजम्स की एक सलाहियत होती है कि वो अपने इंटरनल कंडीशन को या सेल या बॉडी के अंदर के हालत को क्या करना होगा? स्टेबल रखना होगा, बराबर रखना होगा। किसके मुकाबले में? जो चेंजेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रही होती है उसके मुकाबले में ऑर्गेनिज्म ने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना होगा, स्टेबल रखना होगा, कांस्टेंट लेवल पे रखना होगा। मिसाल के तौर पर नई टेम्परेचर, चाहे टेम्परेचर हो बॉडी का, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे वाटर लेवल हो, चाहे मिनरल्स लेवल हो, चाहे ग्लूकोज लेवल हो, इन लेवल को हमने मेंटेन रखना होगा। ओके दैट्स ऑल। उम्मीद है आज का टॉपिक समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो है मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। इसका लेक्चर इंशाल्लाह कल हम डिलीवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है अगर पसंद आया होगा तो इसको जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और लाइक भी दीजिए। कोई मसला हो लेक्चर के हवाले से कमेंट दीजिए। अपने जो फेलोज हैं उनको भी शेयर कीजिए। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास
नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आते रहे। ओके दैट्स